नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। आवाज़ को बुलंद रखिए, ज़माना ऊंचा सुनता है। याद कीजिए 16 दिसंबर 2012 का वो दिन जब दिल्ली में निर्भया कांड हुआ। उस दिन के बाद 4 साल बीत चुके हैं, लेकिन इन 4 साल में कितना बदलाव आया, इस समाज में कितने बदलाव की ज़रूरत है और बदलाव का दौर कहाँ से शुरू होगा, इसी बात पर चर्चा के लिए जयपुर के कानोडिया कॉलेज में आज हम लोग मौजूद हैं। कुछ खास पैनल हमारे साथ हैं, बातचीत का दौर आगे बढ़ाएंगे इनके साथ। लेकिन उससे पहले ये जानना बेहद ज़रूरी है कि क्या सच में आपके आसपास कोई बदलाव की तस्वीर आपने देखी है, किस तरह का बदलाव आप चाहते हैं और इस बदलाव में क्या सरकार सिस्टम की कहीं पर कोई भूमिका नज़र आती है। हम समाज के नाते क्या इसका हिस्सा बन सकते हैं या फिर सवाल उठाना हमारी आदत में शुमार हो चुका है। देखते रहिए, खास पेशकश का दौर जारी है। सब कहते हैं डरना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ डरना मना है। मौजूद खास मेहमानों से आपका तारुफ यहाँ पर करा देते हैं। महिला आयोग की अध्यक्ष सुमन शर्मा जी आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सुमन जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस की मीडिया चेयरपर्सन अर्चना शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। अर्चना जी, स्वागत करते हैं आपका। कानोडिया कॉलेज की प्रिंसिपल वर्षा शर्मा जी हमारे साथ हैं। फैकल्टी में डॉक्टर प्रीति शर्मा जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर रंजुला जैन साहिबा हमारे साथ हैं। डॉक्टर जाहिदा शबनम जी हमारे साथ हैं। मिस आंचलपुरी हमारे साथ हैं। डॉक्टर सीता शर्मा हमारे साथ हैं। मिस रंजू मेहता जी हमारे साथ हैं, आप डीन हैं यहाँ पर। और डॉक्टर मनीषा माथुर का खासतौर पर हम स्वागत करेंगे। आपने पूरे प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट किया है हमारे साथ। एक सवाल है कि 2012 में जो कुछ हुआ उसके बाद क्या सच में कहीं किसी पब्लिक प्लेस पर जाकर एक महिला खुद को महफूज महसूस करती है। सवाल ये भी उठता है कि इन हालात में किस तरह के बदलाव को सरकारें लेकर आई हैं। 2 सरकारों का दौर हमने देखा, 2 अलग अलग तरह के सिस्टम हमने देखे, लेकिन इस सिस्टम में किसका हिस्सा, किसकी भागीदारी सबसे ज़्यादा ज़रूरी हुई। महिला आयोग की अध्यक्ष सुमन जी का सबसे पहले रुख करूंगा। सुमन जी, आपसे जानना चाहते हैं कि जो आयोग ने संभाला जब से कार्यभार, उसके बाद इस पक्ष को लेकर कितना काम हुआ, एक बार सभी मेहमानों को बता दें ताकि बातचीत का दौर जब आगे बढ़ाएं तो इस बात को जानना ज़रूरी हो जाए कि ठीक है, तस्वीर तो बदली है, लेकिन इसमें और क्या सुधार हो सकते हैं। देखिए अश्विनी जी, एक बात कहना चाहूँगी कि आपने कहा कि यहाँ डरना मना है, और मैं कहता हूँ कि यहाँ डरना नहीं है। ऐसे बात से आपने शुरुआत की, लेकिन आयोग के नाते जब मैं यहाँ बैठी हूँ और मैंने जब आयोग को ज्वाइन किया तो मुझे लगा कि देश में बहुत सारे कानून हैं। नॉट ओनली निर्भया के बाद कुछ कानून बहुत स्ट्रॉन्ग बने, उसके पहले भी देश में महिलाओं के लिए बहुत सारे कानून थे। धीरे धीरे समय और काल के साथ महिलाओं के अपराध के चरित्र भी बदलने लगे। शुरुआत में जिस प्रकार के अपराध होते थे और समय जिसको हम आधुनिक काल अब कहते हैं, मध्यकाल से आधुनिक काल में उन अपराधों के रूप और रंग भी बदले। तो नॉट ओनली कि महिलाएं सिर्फ बदली, हमारे अपराध के स्टाइल भी बदले। और ये कहें कि बहुत विभत्स होते चले गए तो मुझे कतई गुरेज नहीं होगा, लेकिन सुधार की गुंजाइश हमेशा एक सभ्यता में होती है, एक कल्चर में होती है। उसी प्रकार देश के कानून और संविधान इस पे बार बार लिखते रहे, कानून बनता रहा। इसीलिए जब मैंने आयोग ज्वाइन किया तो मुझे लगा कि जो मैंने लड़कियों में, महिलाओं में या खुद में हमने कमी महसूस की कि केवल एयर कंडीशन रूम में बैठ के आप कानून की बात कर लीजिए, एक विवेचना कर लीजिए, समाधान की ओर हम नहीं जा सकते हैं। वो एक भाषण हो सकता है, एक कार्यशैली हो सकती है, परंतु यदि सचमुच में आप ज़रूरतमंदों को या समाज को या अपनी बहनों में वो शक्ति डालना चाहते हैं जिसके लिए पूरा समाज, पूरा मीडिया, हर लोग चर्चा करता है, कुछ सुधार और कुछ बदलाव चाहते हैं, तो आपको ज़मीन पे उतरना पड़ेगा। और उसी प्रयास में हम लोगों ने कुछ कानून आए इस दौर में, मैं उनकी बात करना चाहूँगा। कुछ हेल्पलाइन नंबर आए, लेकिन मैं इसी पॉइंट पे आ रही हूँ कि जैसे आयोग में अगर मैं राजस्थान महिला आयोग की बात करूँ तो 1091 करके एक हेल्पलाइन नंबर हमारे यहाँ 24/7 वर्क करता है। अभी भी करता है, वो पहले भी करता था, लेकिन उस वर्क करने की पद्धति को, उसमें सुधार की बहुत गुंजाइश थी, क्योंकि उस 1091 पे हम पीड़िताओं के लिए या हम उनकी ताकत बनने के लिए किए, तो उसमें हमने देखा कि जो लोग हमारी काउंसलिंग, वहाँ काउंसलर बैठते थे, उनको ही पीड़िता बनना पड़ा।
कई मंचलों ने उनको परेशान करना शुरू कर दिया, और जो लोग चाहते थे हेल्प मिले वो तो पीछे रह गए। हमने सबसे पहले उसको स्ट्रेंथन किया। भय बिन होए न प्रीत, ये बहुत ज़रूरी है, कानून है, सब चीज़ है, लेकिन आपको डराना पड़ेगा, और आप डराएंगे तभी लोग आवाज डरेंगे। बुलंद करने की जरूरत बाद में है, पहले आवाज सुनने की जरूरत है, कहीं से सुनने आवाज के पैदा साथ हो। अगर आप उसमें ताकत नहीं डालेंगे ना, केवल आवाज़ लगाएंगे तो कुछ नहीं होगा, आपको ताकत डालनी पड़ेगी। अर्चना जी, मैं आपके पास आना हूँ। ये जो पूरी तस्वीर है, इस बीच में जो सुमन जी ने कहा कि ठीक है कानून आए, लेकिन कानून को अमली जामा पहनाने के लिए काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जिनको करने की ज़रूरत शुरुआत से होती है। निर्भया के बाद में यूपीए गवर्नमेंट थी, राजस्थान में भी कांग्रेस सरकार थी। उस दौर में जो चीज़ें हमने देखी, उन चीज़ों में कोई सुधार की बात की गई, कानून भी आए। आपको क्या लगता है कि वो कानून आज अपनी जगह पर है, उनका इस्तेमाल ठीक से हो पा रहा है, और सरकार उस कानून का इस्तेमाल हो इस बात के लिए सारी आवाम को जागरूक कर रही है? देखिए अश्विनी जी, निर्भया कांड एक ऐसा कांड था जिसने पूरे भारत की आत्मा को उद्वेलित किया। ऐसा नहीं कि वो अकेला एक ऐसा कांड था जिस पे हम लोग सोचें कि बहुत ही विभत्सता के साथ अपराध किया गया हो, लेकिन वो एक अनोखा ऐसा कांड था जिसमें मास मोबिलाइजेशन हुआ था, और मास मोबिलाइजेशन ऐसा हुआ कि पूरा देश उसमें शामिल था, और मांग थी कि महिलाओं के प्रति होने वाली एट्रॉसिटीज़ को लेकर के अमेंडमेंट किया जाए। तो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2012 हम लेकर के आए, जिसमें रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट जो मामला होगा उसमें डेथ पेनल्टी के साथ और बहुत सारे ऐसे कड़े प्रावधान किए गए जिसके माध्यम से महिलाओं के प्रति एट्रॉसिटी करने वालों को कड़ी सजा मिल सके। मैं कांग्रेस का ब्लैक पेपर देख रहा हूँ, लेकिन इसके मुताबिक तो अपराध बढ़े हैं, ऐसा क्यों हाँ, है? मैं आती हूँ आपकी इस बात पर, लेकिन सबसे बड़ी विडम्बना देखिए कि सुमन जी महिला आयोग की अध्यक्ष होने नाते बहुत सही बात भी बोल रही थी कि कानून पहले भी थे, आज भी हैं। इच्छा शक्ति उसकी अनुपालना के प्रति कितनी, ये बड़ा मुद्दा है। एक तरफ जब कोई भी सरकार आती है वो कहती है कि हमें समाज का चरित्र बदलना है, उसका नेचर बदलना है, तो उसको बदलने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब बिल्डिंग्स नहीं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो ह्यूमन रिसोर्स, वो आपका विल पावर, वो कहीं ना कहीं देखने को कम मिलता है। निर्भया कांड हुआ तो उसके साथ एक निर्भया कोष का भी निर्माण किया गया था, और उस समय एक अमेंडमेंट आया था कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से कि उसके लिए हर जिले में एक कह सकते, कुछ भी कह सकते हैं उसको, कि ग्रीवेंस रिड्रेसल सेंटर बनाया जाएगा। लेकिन मैं यहाँ कोई राजनीतिक आक्षेप या प्रत्यारोप आरोप की राजनीति में नहीं जाना चाहती, लेकिन आज दुर्भाग्य देखिए कि 1000 कोष का जो निर्भया फंड बनाया गया था उसका इम्प्लीमेंटेशन, एक सवाल यहाँ पर निकल कर आया, सवाल ये निकल कर आया कि पीड़ित अपनी आवाज़ पहुँचाने में कामयाब नहीं है, वो पैसा, वो मदद कैसे मिलेगी? बाकी लोगों का भी रुख करते हैं। यहाँ पर हाँ पक्ष और ना पक्ष है। कुछ लोगों को लगता है कि सुधार हुए हैं, लेकिन उन सुधार के साथ सुझाव है, और कुछ लोगों को लगता है कि सुधार की ज़रूरत से ज़्यादा इस बात पर जोर देने की ज़रूरत है कि जो कानून है उनको कम से कम उन तक पहुंचाया तो जाए। मुझे मेरा अधिकार पता होगा तभी तो लड़ाई की शुरुआत होगी। तो दोनों पक्षों में से एक बात का जिक्र सुमन जी ने किया, 1091 नंबर एक हेल्पलाइन का है। आप टैक्सी में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जब ट्रेवल करते हैं तब 1090 एक नंबर और आता है। क्या इन दोनों नंबरों का कहीं पर इस्तेमाल हुआ है, और इस इस्तेमाल के जरिए किसी को लगता है कि हाँ मेरे आसपास किसी को मदद मिली है? पहले मैं आप लोगों का रुख करना चाहूँगा, किसी को लगता है ऐसा कुछ हो पाया, ये तब्दीलियाँ मिली हैं किसी को? क्या हुआ? कोई एक घटनाक्रम का जिक्र यहाँ पर हो सकता है? मेरे सामने एक घटना हुई थी। यहाँ पे बहुत कहते हैं कि ये एक्ट लागू हुआ है, वो एक्ट लागू हुआ है, लेकिन मेरे एक नॉन है, उन्होंने महिला आयोग से शिकायत कंप्लेन करी थी। उन्होंने बेशक ये पुलिस तक ये बात पहुंचाई, लेकिन 20 दिन हो गए, कोई उन्हें रिस्पांस नहीं मिला, एक्शन नहीं लिया गया। शिकायत पहुंची? यस। हेल्पलाइन नंबर के जरिए दर्ज करवाई या बिल्कुल, एप्लीकेशन देकर हेल्पलाइन नंबर के जरिए उन्होंने दर्ज करवाई। पुलिस तक ये बात पहुंची, लेकिन 20 दिन लग गए, एक्शन नहीं लिया गया, उन्हें कंप्लेन वापस लेनी पड़ी। एक सवाल था कि पुलिस का बर्ताव भी ठीक नहीं होता, क्या पुलिस ने कम से कम सवालों को लेकर तसल्ली से जवाब लिया? कुछ हुआ या फिर वहाँ भी असहयोग वाला रुख रहा? कोई रिस्पांस ही नहीं मिला, तो उन्हें कंप्लेन वापस लेनी पड़ी। कंप्लेन वापस लेनी पड़ी, सॉर्ट आउट किया इस मैटर को, खुद के स्तर पर सॉर्ट आउट करना पड़ा। तो कहाँ का न्याय? अगर इस बीच उनके साथ कुछ और हो जाता तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होता? कॉलेज की प्रिंसिपल भी मैं उनका भी रुख करना चाहूँगा। मैम, इस तरह की शिकायतें जब क्या बच्चों की जरिए भी आप लोगों के पास आती है, और कॉलेज इसमें किस तरह की मदद कर पाता है? कॉलेज इस संबंध में तुरंत एक एक्शन लेता है। हमारे यहाँ बहुत सारे हम प्रोग्राम्स करते रहते हैं,
और उसमें लोगों को जागरूक करते हैं। जब भी हमारे पास कहीं पुलिस विभाग से इस प्रकार की अनुरोध आता है कि हम आपके कॉलेज में कोई सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग करना चाहते हैं, तो वो भी हमने करवाई है। समय समय पर कॉलेज में जागरूकता के कार्यक्रम भी हम आयोजित करते रहते हैं। महिला आयोग की अध्यक्ष हमारे कॉलेज में बहुत बार आ चुकी हैं और उनको एक हमने नवीन जैन साहब आए थे, उन्होंने भी PNDT एक्ट के बारे में यहाँ बताया था। उनको जागरूक करने के, महिलाओं को, छात्राओं को जागरूक करने के बहुत से कार्यक्रम हमने चलाए हैं। लेकिन सिक्योरिटी एस्पेक्ट को लेकर बात की जाए, सुरक्षा के लिहाज से एक खौफ रहता है। पब्लिक प्लेस पर जब भी निकलते हैं, रास्ते में जब जाते हैं, तो अनजाना से खौफ जो साथ चलता है वो क्यों होता है? इस ट्रेनिंग का असर कारगर नहीं होता, इसके नतीजे देखने के लिए नहीं मिलते, या फिर जब सिस्टम के पास हम लोग शिकायत लेकर पहुंचते हैं? जो सवाल था शायद सुमन जी आप जवाब देना चाहेंगे उसका। नहीं, मैं एक बात जानना चाहती हूँ कि 1091 पे कंप्लेन करवाया था आपने? जी मुझे याद नहीं है। ओके, कोई बात नहीं, लेकिन कंप्लेन वापस क्यों लिया? रिस्पॉन्स नहीं मिला। 20 डेज आपने कहा, 20 डेज ना, 20 डेज। अगर कुछ नंबर वंबर हो, अगर कोई नाम हो तो मुझे बताओ। ऐसी सिचुएशन मैं तो नहीं मानती कि बहुत सारे आपके पास एग्जाम्पल्स होंगे जिन्होंने वहाँ ट्राई किया। और देखिए, न्याय मिलने में वक्त लग सकता है, देरी हो सकती है, लेकिन न्याय ज़रूर मिलेगा। और इसी से हमको घबराना नहीं है, इसी से हमको घबराना नहीं है कि अरे एक जो माइंडसेट बनाने नहीं, मैं जो कहना चाह रही हूँ अश्विनी, नहीं सुनिए ना, माइंडसेट क्या है आज के युवाओं में, आज के लोगों में, कि कुछ नहीं होना जाना, इसलिए वो अपराध या अत्याचार सहते रहते हैं, कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन उस 20 दिन के दरमियान अगर ये कोशिश की थी और उन्हें तो हमें बताएं ना, हम तैयार हैं। बहुत सारे आपके पास एग्जाम्पल्स होंगे कि आयोग ने मैं इस पक्ष के पास आना चाहता हूँ। काफी सारी नाइत्तेफाकियां हैं सुमन जी यहाँ पर, कोई कुछ कहना चाहेंगे? मैम जी, नाइत्तेफाकियां हैं, लेकिन क्यों? मैम, जैसा आपने कहा कि एग्जीक्यूशंस होते हैं, माना एग्जीक्यूशंस होते हैं। एक ऑपरेशन गरिमा नाम से भी चीज़ चली थी पहले, और इसका खुद ने मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तो एक कॉल पंजाब से रेगुलर बेसिस पे मुझे आता था, कोई बोलता नहीं था। इसका मैंने ऑपरेशन गरिमा में कंप्लेन लॉन्च की, मेरा एग्जीक्यूशन हुआ। अब मैं महारानी कॉलेज में पढ़ा करती थी, वहाँ पे बाकायदा थानेदार आता भी था मेरी रिपोर्ट्स लेने कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ, वो इंसान क्या करता है। हालांकि वहाँ से मेरे पास कुछ नहीं बोलता था, वो फ़ोन पे बस ब्लैंक कॉल्स आते थे और बहुत अनोइंग होते थे, वो जो हर गर्ल को महसूस होता है कि क्यों आ रहे हैं। बट जब चीज़ें एग्जीक्यूट हुई तो इस लेवल पे आके हमें डीमोटिवेट कर दिया गया, ये बोल के कि मैडम हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि वो बंदा लड़का कहाँ का है, बट अब मैं आपसे पर्सनल राय ये देना चाहूँगा आपको कि अब आप इस केस को यहीं क्लोज करवा दो। हमने कहा नहीं, आप उसको बुलाओ जयपुर, हम उसको आगे एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। हम देखना चाहेंगे कि वो है कौन जो ये चीज़ें कर रहा है, और हम आगे सजा दिलवाना चाहेंगे उसको ताकि वो और किसी के साथ ऐसा ना करे। बट उस थानेदार ने हमें ये बोल दिया कि मैडम बदनामी आप ही की होगी, कोई मतलब नहीं है उसको यहाँ पे बुलाने से, तो इसको यहीं क्लोज कर दिया जाए। और आगे ही ऐसा काउंसलिंग हो गया आगे अथॉरिटीज को भी कि उन्होंने भी हमें यही काउंसलिंग किया। ये सवाल तो उठता है कि जब एक महिला है उसको हर बार आधी आबादी का हिस्सा बनाकर इस समाज से अलग क्यों कर दिया जाता है? भारत का हिस्सा वो है। बिल्कुल अश्विनी, आप सही तो आधी आबादी क्यों? पूरी आबादी में आधी आबादी तो मैं नहीं मानती, ये एक प्रचलन चल गया महिलाओं के आंदोलन के साथ कि हम आधी आबादी नहीं है। हमारे बिना आबादी नहीं है, मैं ये कहती हूँ। अगर हम नहीं तो ये आबादी ही नहीं, इसलिए ये आधी आबादी कह के अपने आप को पहले तो कमज़ोर करना बंद कर दें हम। दूसरी बात जो आप कह रही है मैं इसको स्वीकार करती हूँ, इसी माइंडसेट को तो बदलना है कि आपकी बदनामी होगी इसलिए हम कुछ नहीं करें। ये भाई क्यों? इसी का तो नाजायज फायदा लोग उठाते रहे हैं। कहना चाहेगा और पुलिस हो या ये कोई लड़ाई भी हो, कैसे लड़ी जा सकती है? अगर सबके सामने मेरे ख्याल से और यही शुरुआत ये समस्या रहती है। मनीषा जी, मेरा तो इस पे ये मानना है कि लड़कियों को भी अपने अधिकारों के बारे में जागरूक होने की ज़रूरत है। अगर आपको कोई मना भी कर रहा है तो आपको इसके आगे भी तो जानकारी होनी चाहिए कि उसके मना करने से आपको बैठना नहीं है, आपके अपने अधिकार हैं। अगर आप इसको आगे बढ़ाना हो जाता है वो खुद, हाँ, आपने ही तो उस चीज़ को छोड़ा ना। इसमें कानून का उपयोग आपको किस तरीके से करना है, आपके कितने अधिकार हैं, इसके बारे में आप आगे जानकारी पूरी रखिए। उस चीज़ को अगर ख़त्म करते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कोई भी कानून आपकी किसी भी सरकार के समय में मदद कर पाएगा। लेकिन एक सवाल उठता है यहाँ पर कि खुद के परिवार से कहाँ सहयोग मिल पाता है। कई बार ऐसा होता है कि ठीक है सिस्टम अलग बात है, लेकिन जिन लोगों का बेसिक सपोर्ट होना चाहिए वो लोग ही अमूमन पीछे हट जाते हैं। वही बदनामी वाला जो किस्सा है वो आता है। कुछ कहना चाहेंगे इस पर आप? बिल्कुल, जैसे बार बार बात चल रही है कि आपको अपने अधिकार पता होना चाहिए। आज तो मैं कहूँगी कि ये भी एक गुनाह हो गया है कि आपको अपने अधिकार पता है,
अच्छा तो तू झांसी की रानी बनने वाली है, इस तरह का एक माइंडसेट है। तो अधिकार पता होना एक अलग चीज़ है, लेकिन सबकी सोच बदलना वो एक अलग चीज़ है। सबकी सोच से लड़कियों की सोच बदल गई, चलिए ठीक है, उन्हें पता है कि मुझे यहाँ जाना है तो मैं जाऊँगी, मुझे इस टाइम जाना है, काम है, मैं जा रही हूँ। लेकिन बाकी लोगों की सोच का क्या? जहाँ से कानून से अगर सहायता मिलेगी, पुलिस से सहायता मिलेगी, उनकी सोच बदलने की ज़रूरत है। आपने कानून बना दिए, उनका इम्प्लीमेंट कब होगा? जब उनकी सोच बदलेगी। अगर वो इस नज़रिए से देखेंगे, अच्छा तो मैडम आप इतनी बजे निकली क्यों थी, तो कैसे आप काम करेंगे? ऐसे किस्से बहुत से हमारे सामने सोसाइटी में आते रहते हैं। एक ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, ब्रेक के बाद तुरंत आपके बीच लौटेंगे। डरना मना क्यों है और ऐसा कैसे हो सकता है, इस बात को अमल में कौन लेकर आएगा? क्या आपको और हमको सबको मिलकर ये कदम उठाना होगा? छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत होगी वापसी। इस खास पेशकश का दौर जारी है।